सरकारी उर्दू, अवामी उर्दू। इस सेशन की मॉडरेटर जनाब फ़ातिमा हसन साहिबा हैं। मोहतरमा फ़ातिमा हसन साहिबा कराची के अदबी हलकों में बहुत मारूफ शख्सियत हैं। आपकी शायरी और मज़ामीन के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। आप अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता हैं। मैं दावत दूंगा जनाब फ़ातिमा हसन साहिबा को। शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त है कि सेशन के दौरान खामोशी इख्तियार कीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर रख लीजिए ताकि मौजूद मेहमानों से की जाने वाली गुफ्तगू से सभी शुरका महसूस हो सकें। शुक्रिया। बाकियों को मैं बुलाऊं? अच्छा, तो आज के सेशन में जिसका उन्वान है सरकारी उर्दू और अवामी उर्दू, तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी हमारी बहुत मोअज़्ज़िज़ मोहतरम आरफा ज़हरा सैयदा साहिबा को। आपसे कौन वाकिफ़ नहीं है, और जब ये बोलती हैं तो ये बोले और सुना करे कोई वाले बात होती है। और चूँकि ये सरकार से भी वाबस्ता रही हैं और आवाम से भी, टीचिंग इनका प्रोफेशन रहा है, मैंने कहा रहा है कंटिन्यू। तो ये आइए, तशरीफ़ लाइए, यहाँ लाइए। तो आरफा ज़हरा सैयदा साहिबा तशरीफ़ ले आई है। जो दूसरे हमारे आज के शरीके गुफ्तगू हैं नासिर अब्बास नैयर साहब, मैं तो कहूँगी कि इस वक्त उर्दू अदब में एक जिन पैदा हुआ है जो नासिर अब्बास नैयर की शक्ल में है। हमसे उम्र में कम है, लेकिन काम इनका इतना है कि लगता है कि ये इन सदियों से लिख रहे हैं और उन टॉपिक्स पे लिख रहे हैं जो आज के अहद का है, जदीदियत पर और फेमिनिज़म पर और फिर माबाद जदीदियत पर। तो इनका यहाँ होना और फिर ये भी तदरीस से वाबस्ता है। हमारे तीसरे जो साथी हैं इसमें शरीक गुफ्तगू बेहद मारूफ सीनियर मसूद अशर साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। वो अभी इंतज़ार हुसैन साहब के सेशन में थे, तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ से निकलने में कुछ वक्त लगा है। आ रहे हैं, तो कुछ देर में आ जाएंगे और वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होंगे। तो मैं सोचती हूँ कि वक्त को बचाते हुए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, और जब मसूद अशर साहब आएंगे तो वो यहाँ हमारी गुफ्तगू में शरीक हो जाएंगे। इजाज़त है? तो आप लोगों ने भी सोचा होगा कि ये क्या है सरकारी उर्दू और अवामी उर्दू, क्योंकि वो दौर तो गुज़र गया जब एक उर्दू मोहल्ला होती थी और एक उर्दू मोहल्ला होती थी। जो उर्दू मोहल्ला होती थी वो दरबारों की होती थी और वो उर्दू मोहल्ला गली कूचों की होती थी, और उन दोनों के मज़े लिए जाते थे। तो मैंने भी ये बात इस पर बड़ा गौर किया कि ये क्या हो सकती है। फिर मैंने ख़ुद चूँकि ज़िंदगी गुजारी है अंग्रेज़ी में ख़त किताबत करते हुए, मैं भी वो सरकार से ही वाबस्ता रही 34-35 बरस। तो कुछ इस किस्म की अंग्रेज़ी लिखती थी कि द हाई अथॉरिटीज़ प्लीज़ टू डिसमिस यू फ्रॉम द सर्विस। तो फिर मैंने कहा कि उर्दू में भी कुछ ऐसे ही तमाशे होते होंगे जिसको सरकारी उर्दू कहा जाता है, लेकिन उर्दू में कुछ और भी बातें ऐसी निकली जो हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर गुफ्तगू करेंगे। कि जो 2 किताबें सरकारी मरासलत की, मसूद अशर साहब तशरीफ़ ले आइए। मसूद अशर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, तो हम गुफ्तगू को वहीं पे। तो मसूद अशर साहब, जब मैंने गौर किया कि ये सरकारी उर्दू और अवामी उर्दू क्या है, क्योंकि आप तो जानते हैं वो एक किले मोहल्ला की उर्दू मोहल्ला हुआ करती थी और एक मोहल्ले की उर्दू होती थी, लेकिन अब तो वो दौर नहीं रहा।
तो फिर मैंने कुछ मुक़्तदरा और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की छापी हुई कुछ किताबें शायद पढ़ी जो सरकारी मरासलत की थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, वाकई इन पर बात करने की ज़रूरत थी, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने इसके एलिफ में बहुत अच्छा किया है कि इस पर एक बाकायदा फोरम रखा और एक सेशन रखा, और जिसमें हम लोग गुफ्तगू करने के लिए सब मुस्तनद व मोतबर नाम यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे नासिर अब्बास साहब पूछूंगी कि ये आप क्या समझते हैं कि ये जो सरकारी ज़बान का अब शोर उठा है कि उर्दू को कर देना चाहिए, तो सरकारी ज़बान बना देना चाहिए, तो इतने अरसे से इसमें क्या मुश्किलात हायल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कहा कि जब आपने ये पढ़ा, उर्दू को दो हिस्सों में तकसीम किया, अवामी उर्दू और सरकारी उर्दू, तो मैं भी बहुत देर सोचता रहा कि ये तकसीम क्यों की गई है, कि उर्दू ज़ुबान है, एक गोया आवाम की ज़ुबान है और एक सरकार की। फिर मुझे समझ आया कि जो फ़ासला आवाम और सरकार में है, जो एक इस्टेब्लिशमेंट में और जो हम जैसी कीड़ों मकोड़ों वाली मखलूक है उसमें फ़ासला है, तो शायद उसी तरफ इशारा किया गया है कि ज़ुबान की सतह पर भी ये तकसीम मौजूद है। लेकिन वो जो ऊपर वाली मखलूक है उसकी ज़ुबान तो ज़ाहिर अंग्रेज़ी है, उर्दू तो उसकी नहीं है। तो उर्दू तो जो है वो वाकई आवाम की ज़ुबान है। तो मैं अवामी उर्दू को समझने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ जिस ज़ुबान में एक आम सा आदमी हूँ, तो जो ज़ुबान उर्दू बोल रहा हूँ तो ये एक आम आदमी की उर्दू है, आवाम की उर्दू है। लेकिन सरकारी उर्दू जो थी ये मुझे समझ नहीं आई। फिर मैं गौर करता रहा तो इसकी एक पूरी तारीख़ है, जिसको हम अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, सरकारी उर्दू की बजाय उर्दू से मुतल्लिक सरकारी बयानिया, तो फिर मुझे ये बात समझ आई कि उर्दू से मुतल्लिक, उर्दू ज़ुबान एक चीज़ है, लेकिन उर्दू से मुतल्लिक सरकार का बयानिया एक और चीज़ है। जो लोग बरे सग़ीर की लिसानी तारीख़ से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं वो जानते होंगे कि उर्दू जो थी नौआबादियाती अहद में उर्दू को मुसलमानों की ज़ुबान करार दिया गया और उसका एक मद्दे मुकाबिल पैदा हो गया या पैदा किया गया, वो हिंदी ज़ुबान थी। तो उस वक्त भी लिसानी सतह पर एक तकसीम वजूद में आई और उसके पीछे जो कौम परस्ताना तहरीकें थी वो मौजूद थीं। हिंदी को हिंदुओं ने अपनी कौमी ज़ुबान और एक तरह से मजहबी ज़ुबान के तौर पर इख्तियार किया और उर्दू को पूरा बरे सग़ीर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यूपी के जो शुरफा थे ख़ास तौर पर उन्होंने उर्दू को अपनी बतौर मुसलमान एक शनाख्त के उसको कबूल किया और उसके मद्दे मुकाबिल हिंदी को किया। यही विरासत पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को मुंतकिल हुई और फिर जब हिंदी पस मंज़र में चली गई तो उसके बाद उर्दू का जो अगला मद्दे मुकाबिल था, यानी सरकारी बयानिए के मुताबिक, वो बंगाली बनी। तो उर्दू को बंगाली के मुकाबले में पेश किया गया। जब बंगाल का किस्सा हमने तमाम कर दिया तो फिर एक और सरकारी जो बयानिया है उर्दू का, उसको तलाश एक और तरह के एक शिकार की थी। तो इसलिए वो पाकिस्तान की दूसरी ज़ुबानें थी, सिंधी थी, पंजाबी तो खैर कम, क्योंकि मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन पंजाब में वो ज़ाहिर है उसकी भी एक तारीख़ है कि 1849 के बाद पंजाब में उर्दू को दफ्तरी ज़ुबान बनाया गया, जो तालीम की ज़ुबान थी वो बनाया गया। सिंध में ऐसा नहीं हुआ। 1854 का एक चार्ल्स वुड का मशहूर मुरासला था जिसके मुताबिक जो वर्नैकुलर ज़ुबानें थी उनको कबूल किया गया, लेकिन पंजाब वाहिद इस्तिस्ना था जिसमें पंजाबी के बजाय उर्दू को किया गया। तो इसलिए लेकिन पंजाब वालों ने खैर उसको कबूल किया। पूरा 20वीं सदी का अदब इसका गवाह है कि बहुत बड़े लोग जो थे वो जो अदब में इस वक्त बड़े नाम है उनका ताल्लुक़ पंजाब से था। तो पंजाब में वो पंजाबी उर्दू का वो नहीं है, एक सतह पे है, छोटा सा ग्रोह है जो पंजाबी बोलता है तो उनका है। लेकिन सिंध में, बाकी सूबों में, बलोची में, पश्तो में वो मौजूद है वो उर्दू का। तो उर्दू के सरकारी बयानिए के मुताबिक जो उर्दू है उसको हमेशा किसी ज़ुबान के मुकाबिल पेश किया गया और वही एक जो सरकारी, जिसको हम उर्दू कहते हैं, वो उर्दू से मुतल्लिक सरकार का बयानिया है। और ये बयानिया उर्दू के हक़ में बिल्कुल नहीं है, यानी जिसको सरकार अपने आइन में जिसमें शामिल किया और जिस पे फ़ैसला भी आया और उस पर अमल अगर नहीं हो रहा तो उर्दू को, सरकार को एक उर्दू से मुतल्लिक बयानिया चाहिए था, उर्दू नहीं चाहिए थी। उर्दू आवाम की ज़ुबान है, आवाम में अब भी बोली जाती है। पाकिस्तान की हद तक ये एक लिंगुआ फ्रैंका है और राब्ते की ज़ुबान है।
और लेकिन जो सरकारी बयानिया था वो चूँकि उसके पीछे कौम परस्ती की थी, एक चीज़ मौजूद थी और उसके लिए वो इख्तियार किया गया। एक और बात जिससे मैं समझता हूँ उसी सरकारी बयानिए का ये हिस्सा और जिसने उर्दू को बहुत नुकसान पहुँचाया है वो ये है कि उर्दू की जो शनाख्त कायम की गई वो एक मजहबी और दीनी ज़ुबान के तौर पर। अभी मैं चंद दिन पहले एक उर्दू के बड़े मशहूर नक़ाद, उनका नाम लेना शायद मुनासिब नहीं होगा, बहरहाल उनका कहना यह कि उर्दू का बुनियादी मिजाज ही दीनी मिजाज है। लिहाजा अब जब आपने ये कायम तय कर लिया कि उर्दू का मिजाज दीनी मिजाज है तो उर्दू में वही वोकेबलरी आएगी, वही ख्यालात आएंगे, वही मुहावरात तेज़ होगी या उन मुहावरात की वही ताबीर होगी जो दीनी मिजाज के मुताबिक है। तो इस सरकारी बयानिया भी इसकी तायद करता है कि उर्दू जो है अब दुनिया की कोई ऐसी ज़ुबान नहीं जिसका कोई मज़हब हो। हर मज़हब अपने लिए एक ज़ुबान इख्तियार करता है लेकिन ज़ुबान का कोई मज़हब नहीं होता। लेकिन इस सरकारी बयानिए के मुताबिक उर्दू को और वही ये दानिश्वर हैं जो एक सरकारी बयानिए के आपकी तरफ फिर आऊँगी। अब हम सरकारी और अवामी ज़बान से थोड़ा हट के इसकी तारीख़ में चले गए थे और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान बनने से भी पहले भी बलूचिस्तान में सरकारी ज़बान उर्दू थी। तो बात उर्दू ज़बान की नहीं है। अभी जब मैं बता रही हूँ कि अपने 34 बरस के अरसे में जब मेरे सामने क्लर्क बाबू ड्राफ्ट लाते थे तो मैं उनसे पूछती थी, अंग्रेज़ी में मैं पूछती थी कि इसमें तुमने लिखा क्या है, तो वो फिर उर्दू में बताते थे, तो फिर मैं उसकी अंग्रेज़ी दुरुस्त करती थी। और जो बेचारा गरीब वो खतूत लेने आता था दफ्तर में जो सरकार की तरफ से जारी किए जाते थे, तो वो देने वाले से पूछता था कि इसमें लिखा क्या है। तो अगर हमारे यहाँ उर्दू राइज हो जाए और उन दफातर में जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवाम से है तो वो ना पढ़ने वाला भी कम से कम किसी मुंशी से वो ख़त पढ़वा के समझ तो लेगा अंग्रेज़ी में। एक तो वो लिखी ऐसी जिन्नाती ज़बान जाती है, मसलन के प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड हेयर विथ, तो वो बेचारा वो जो तर्जुमा करने वाला है वो उसको क्या तर्जुमा करता होगा। खैर ये अलग बहस है, लेकिन मैं आगे आऊँगी। हम बात उस उर्दू पे कर रहे हैं जो हमारे दफ्तरों में राइज हो जाने चाहिए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि चूँकि एक अरसे फ़ारसी रही सरकारी ज़बान और उसके बाद उर्दू राइज की गई और फिर जब हिंदी राइज करने की कोशिश की अंग्रेज़ों ने तो फिर ये उर्दू और हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ और दो कौमी नज़रिया पेश हुआ और फिर उस पर पाकिस्तान बना। 1901 में 1900 में मैकडोनल्ड ने उर्दू को हटाकर उर्दू के साथ हिंदी को कोर्ट की ज़बान बनाना चाहा, तो उस पर तनाज़ा शुरू हुआ था। और 1903 में अंजुमन तरक्की उर्दू जिसे मैं वाबस्ता हूँ इसी तनाज़े पर वजूद में आई थी सर सैयद के साथी ने। तो हुआ ये कि जो फ़ारसी की दरबारी ज़बान थी, सरकारी ज़बान थी, उसके बड़े असरात उर्दू ने लिए। और अब जो मैंने पढ़े हैं मैं बाद में वो जुमले पेश करूँगी, तो आप देखेंगे कि वो अब भी उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं खतूत में, जबकि वो अवामी अंदाज में भी लिखे जाते हैं। उसकी चंद मिसालें बाद में मैं पेश करूँगी, लेकिन मैं पहले आरफा सैयदा ज़हरा की तरफ आती हूँ कि आपने दोनों ज़बान से आप वाकिफ़ हैं, दोनों की तदरीस से वाकिफ़ रही हैं अंग्रेज़ी और उर्दू। तो और तारीख़ की आप बुनियादी तौर पे तारीख़ आपका मौजू रहा है, तो आप इस पर कुछ रोशनी डालिए कि किस तरह हम अवामी ज़बान को सरकारी ज़बान से हम आहंग कर सकते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और दो लोग यहाँ उर्दू के जय्यद जानने वाले बैठे हैं, एक जो ख़ुद उर्दू की इस वक्त वारिस हैं और दूसरे जो उर्दू के इस वक्त सबसे ज़्यादा लिखने वाले हैं। और अगर आपकी इजाज़त से अगर मैं ये गुस्ताखी करूं कि थोड़ा सा तारीख़ की तरफ पलटना पड़ेगा। ज़बान की बात कभी तारीख़ के बग़ैर हो नहीं सकती, क्योंकि ज़बान तारीख़ लिखती है मगर तारीख़ ज़बान बनाती है। इस फ़र्क को देख लीजिए। देखिए,
बहुत लुत्फ की बात है। सर सैयद अहमद ख़ान हमारे पहले राहबर हैं जिन्होंने एक दो कौमी नज़रिया दिया, और उसकी बुनियाद थी कि मुसलमानों की ज़बान अलग है उर्दू, और मुसलमानों का दीन अलग है इस्लाम। इस्लाम की शनाख्त और तशख़्ख़ुस पर आज तक कोई सवाल नहीं उठा, और हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और हम एक मुसलमान कौम है। सारे सवाल ज़बान की शनाख्त के हवाले से उठते हैं। ये बहुत लुत्फ़ की बात है। आधी बात हमने मान ली है और आधी बात को हम नहीं मानते। सर सैयद ने जब मुसलमानों की शनाख्त की ज़बान कहा था उर्दू को, तो वो इसलिए नहीं कहा था कि शुमाली हिंद के रुअसा उसको बोलते थे, बल्कि उस वक्त उर्दू की कद्र कीमत हिंदुस्तान में वो थी जो दुनिया में कहीं भी एक ऐसी ज़बान की होती है जिसे हर कोई समझ लेता है। वो उसमें उतना अच्छा न लिख सकता हो, उतनी रवानी से न पढ़ सकता हो, वो एक अलग बात है, और उर्दू पूरे हिंदुस्तान में समझी जाती थी। अंग्रेज़ ने एक बहुत लुत्फ़ की बात पैदा की थी, और 19वीं सदी के बिल्कुल शुरू में 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। जानना चाहते थे वो मुग़ल इंतज़ामिया का मिजाज, मुग़ल कानून की जो अमलदारी थी उसका मिजाज। वही कहानियाँ जो फ़ारसी में लिखी थी वो उर्दू रस्मुल ख़त में लिखी गई तो उर्दू हो गई, और जब देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी गई तो हिंदी हो गई। ये याद रख लीजिए कि ज़बान एक शनाख्त ज़रूर होती है किसी न किसी गुरोह की, किसी न किसी कौम की। सर सैयद ने दो बातें कही, मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। एक बात पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं, और सारा इख्तिलाफ उर्दू पर। अब ये जो सरकारी उर्दू का मामला है, इस पर भी मुझे बहुत लुत्फ़ आता है। आज तक सरकार ने किसी चीज़ को अपनाया है? ये मेरा और आपका तजुर्बा है। कहते तो वो बहुत कुछ है, कहते तो वो बहुत कुछ है। 69 बरस बाद आपकी अदालत उज़्मा ये फैसला दे दे कि अब सरकारी ज़बान उर्दू होगी। आप पहली बात तो यह है कि कहीं सरकार होगी तो ज़बान होगी। सरकारी ज़बान की हमें बहुत फ़िक्र है, सरकार की फ़िक्र नहीं है। और वो इसलिए फ़िक्र नहीं है कि सरकार तो बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुफ्तगू करती है। सरकार की गुफ्तगू का तरीक़ा वो है कि जैसे हम प्रेशर कुकर में कुछ पकाते हैं तो उसमें से अजीब व गरीब आवाज़ें निकलनी शुरू होती हैं। आपका सियासतदान भी जब दबाव में आता है तो वह ऐसी ही अजीब व गरीब बातें करता है, जिसकी आवाज़ तो होती है, जिसके मानी नहीं होते। ज़बान सिर्फ आवाज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मुस्तकिल माशरे हैं, जहाँ अफराद इज्तिमा की इज़्ज़त करते हैं और जहाँ इज्तिमा फ़र्द की इज़्ज़त करता है, वहाँ ज़बान में कोई फ़र्क नहीं होता। ज़बान का फ़र्क रस्मी और गैर रस्मी हो जाता है। आप अपने दोस्त से बात करें तो ये कह सकते हैं ज़रा मेरी बात सुनो, लेकिन जब वही उसी दोस्त को किसी मनसब पर एक रस्मी ख़त लिखेंगे तो ये शुरू नहीं कर सकते कि ज़रा मेरी बात सुनो। फिर आपको वो जो अंग्रेज़ी हमें आज तक याद है, वो भी हम विक्टोरियन अहद से आगे नहीं गए। आप सोचिए तो हमारी ज़हनी बढ़वार कहीं रुक गई है ज़बान के मामले में। ख़ास तौर पर उर्दू को मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी बदनसीब ज़बान है। इसको कोई अपनाने को ही तैयार नहीं है। कोई नहीं कहता कि ये मेरी ज़बान है। हर कोई ये कहता है। मुझे इकबाल अज़ीम साहब का बहुत वो शेर याद आता है कि जहाँ भी हमने सदा दी यही जवाब मिला, ये कौन लोग हैं, पूछो कहाँ से आए। हम अपनी तहजीब से भी यही सवाल पूछ रहे हैं। उर्दू को मानने के लिए लाजमी होगा कि उस तहजीब को माने जिसकी ज़बान उर्दू थी। बिल्कुल। अगर हम उस तहजीब ही से मुनकिर हैं तो फिर उर्दू को कैसे मानेंगे? ज़रिया इजहार तो उसका होता है जिसका एक सरमाया फ़िक्र होता है। जिसकी फ़िक्र का सरमाया नहीं होता उसको इजहार की क्या ज़रूरत है? जो चाहे बोले, जितनी चाहे तकरीरें करे, उसके मानी कोई नहीं होते। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि, और आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप और आपके साथ के कुछ और इदारे हैं, जब उनसे तर्जुमा करने को कहा जाता है किसी चीज़ का, तो वो जिन्नाती ज़बान का तर्जुमा आता है
कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये ज़बान कहाँ से आई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम मफहूम को एक ज़बान से दूसरी ज़बान में नहीं ले जाते, हम लफ्ज़ों को तर्जुमा करते हैं। आपने दीन की बात की है, ये भी दीन ने हमें सिखा दिया है, बल्कि दीन के गलत दावेदारों ने सिखा दिया है कि सिर्फ लफ्ज़ों तक रहना। खबरदार अगर दीन के मामले में भी लफ्ज़ से आगे बढ़ के मानी जानने की कोशिश की तो तुम काफिर। और खुशी ये है कि अब इस मुल्क में मुसलमान बहुत थोड़े रह गए। बहुत अच्छा, हम सब काफिर। बात इसकी, जब मैं बड़ी संजीदगी से बात कहना चाहती हूँ कि कोई ज़बान उस वक्त अपनी होती है जब आप उसे अपना लें। मुग़लों की आला ज़रफ़ी की मैं बहुत कायल हो गई। वो फ़ारसी, अरबी, तुर्की, चीनी और जाने क्या क्या बोलते आए, और जब यहाँ पहुँचे और पता चला कि मुकालमा नहीं हो सकता इतनी ज़बानों में, जो और फिर जो खुद वहाँ वो ज़बानें मौजूद थी, अगर उनकी गिनती की जाए तो उस वक्त 135 लहजे हिंदुस्तान में बोले जा रहे थे। अब मुकालमा कैसे हो? उन्होंने कहा कि हम तो महमूद गजनवी तो हैं नहीं कि बुत तोड़ के चले जाएंगे, हम तो यहाँ रहने आए, हम तो यहाँ तहजीब को तराशेंगे। और तहजीब को तराशने के लिए आली ज़रफ़ी ये थी क्योंकि हम अपनी ज़बान छोड़ते हैं, कोई ज़िद नहीं ज़बान पर, कुछ आप अपनी ज़बान की ज़िद छोड़ दें, एक नई ज़बान वजूद में आएगी जिसमें हम मुकालमा कर सकेंगे। जिस माशरे में मुकालमे की इजाज़त नहीं है वहाँ ज़बान कैसे होगी? बहुत खूब। जिस माशरे में मुकालमे की इजाज़त नहीं वहाँ ज़बान कैसी होगी? और एक सवाल उठाया आपने कि क्या सरकार मौजूद है, तो जनाब जब सरकार पब्लिक सर्विस के इम्तिहान लेने पर आती है तब तो वो मौजूद होती है, और कोर्ट से फैसला भी आ गया है कि सरकारी ज़बान उर्दू होनी चाहिए। तो क्या बात है कि हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात अंग्रेज़ी में होते हैं, उन्हें पास करने के लिए आप में जहानत हो या ना हो, इंटेलेक्ट हो या ना हो, आपने कोई बड़ा मुताले किया हो या ना किया हो, अंग्रेज़ी वैसी आनी चाहिए जो अशराफिया यहाँ की बोल सकती है। तो उस पर ये, तो इस पे क्या सवाल क्यों नहीं उठता? अवाम क्यों खामोश है? और बहुत से जो दीगर इदारे हैं वो क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठाते? लेकिन ये सिर्फ मसूद अशर साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ यूं ही कह दिया। मसूद अशर साहब, आप ये बताइए कि अगर उर्दू ज़बान सरकारी हो गई तो उस छोटी सी अशराफिया का क्या होगा जो अपने बच्चों को ग्रामर स्कूल में सिर्फ तलफ़ुज़ सीखने के लिए भेजते हैं, इल्म के लिए नहीं? शुक्रिया। वो तो सवाल ये है कि क्या उर्दू ज़बान सरकारी ज़बान होगी? क्या उर्दू ज़बान सरकारी ज़बान होगी? दूसरा माइक दे दे अगर थोड़ा ऑन है, मेरा ख्याल है कोई आवाज आ रही है? कोई वॉलंटियर आके देख ले ऑन है क्या? कोई इस माइक के मालिक को मुख्तार यहाँ मौजूद है? मैंने कहा कोई इस मालिक को मुख्तार है? जब तक ये माइक ठीक हो रहा है तो जो बात इन्होंने कही है कि क्या होगी भी, तो अब देखें हमारी अदालतों में कितना दम है कि वो इसको नाफिज भी करवा सकेंगे। जी ये ठीक ठाक है। तो अभी जो मौजू रखा गया है वो अजीब व गरीब है। सरकारी ज़बान क्या होती है हमारी समझ में नहीं आता। अगर सरकारी ज़बान देखना है तो हमारे नासिर अब्बास नैयर साहब ने डिप्टी नज़ीर अहमद पर बहुत काम किया है, उनके नावलों पर लिखा है। डिप्टी नज़ीर अहमद वो साहब थे जिन्होंने अपने ज़माने में उसका जो है
ज़ाब्ता फौजदारी का तर्जमा किया उर्दू में, और भी चीज़ें तर्जमा की जो आज तक हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी राइज हैं। लेकिन उस ज़बान में फिर क्या हुआ कि वो पटवारियों की ज़बान बनी, उसमें सड़कात आ गई, उसमें बागात आ गए, इस किस्म के लफ्ज़ हो गए सरकारी ज़बान का। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या हमारे जो जज साहब थे उन्होंने जो फैसला सादिर किया, क्या सरकारी ज़बान बन जाएगी? मुझे शुबा है। वजह यह है कि ज़बानें बना करती हैं और सरकारी ज़बान बना करती है, ज़बानों का ताल्लुक़ रोज़गार से होता है। उर्दू का ताल्लुक़ रोज़गार से नहीं है। रोज़गार जो है हमारे जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी ज़बान अंग्रेज़ी है। हमारा बच्चा चाहेगा कि उस जगह जाए जहाँ उसे अच्छी तनख्वाह मिले, जहाँ वो ख़ुद अपनी और अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी संवार सके, और वो संवारने के लिए उसे अंग्रेज़ी पढ़ना लाजमी होती है। अच्छा, फिर एक और बात भी है कि हमारे जज साहब तो कई फैसला करके चले गए। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो रोज़ हमारे मैसेज करते रहते हैं कि ज़बान को बनाओ, सरकारी ज़बान बनना चाहिए, वज़ीर आज़म को उर्दू में तकरीर करना चाहिए, फ़लाँ साहब को उर्दू में तकरीर करना चाहिए। हुआ मतलब सदर साहब के ऐवान सदर से जो ख़त आ रहे हैं वो उर्दू में लिखे आते हैं, हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जजेस खुद अदालत में बैठे हुए किस ज़बान में फ़ैसले सादिर कर रहे हैं? आपको पता है आज भी जो जजेस फैसला कर रहे हैं वो अंग्रेज़ी में कर रहे हैं। उसकी वजह भी सुन लीजिए, जैसा भी आरिफा ने बताया कि ये काम होता है मक्खी पे मक्खी मारना। फैसले पहले जो अदालतें पहले अंग्रेज़ों के ज़माने से करती चली आ रही है, वो पहले के पहले उसमें थोड़ी सी तब्दीली के बाद हमारे जजेस उसी को आगे चला देते हैं। यही हाल सरकारी नोटिफिकेशन का है। जो भी जो दफ्तर या कोई महकमा या कोई शोबा जब सरकारी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी करता है या कोई किसी को जवाबदेही का नोटिस भी अगर देता है, तो उसके बाद बने बनाए लफ्ज़ अंग्रेज़ बना गए जुमले बढ़ के छपे हुए वो सारे के सारे उठा के कर देता है। तो क्या इसे आसानी से किया जा सकेगा? मुझे तो बड़ा शुबा है। होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, दुनिया में यही होता है। हत्ता कि देखिए हमारे जो हिंदुस्तान में देखिए कि नरेंद्र मोदी गए हैं, उन्होंने हिंदी में तकरीर की है और लोग हमारी दूसरी ज़ुबानों के अरबी में तकरीर करते हैं। बल्कि उर्दू ज़बान आने का एक फ़ायदा और है जो मैं उन मुल्कों में देखा है, मसलन चाइना, चीन में चला गया, मैंने इंडोनेशिया देखा है, मलेशिया देखा है, वहाँ पर सारी है। मैं ये बहुत बुरी बिदअत है। तो वहाँ पर सारा काम उनकी सरकारी ज़बान में होता है। सरकारी ज़बान में होने से उनको फ़ायदा एक ये हुआ है कि वहाँ पर सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ने वाले ही पैदा नहीं हुए, स्पेनिश पढ़ने वाले भी वहाँ मौजूद हैं, जर्मन ज़बान पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी ज़बानें पढ़ने वाले भी मौजूद हैं, जिससे वो अपना काम चलाते हैं। ये फ़ायदा एक होता है। इसलिए कि हमने सिर्फ अंग्रेज़ी को अपना वाही ज़रिया बना लिया है, उसके वजह से हम दूसरी ज़बानों तक नहीं पहुंच सकते। वहाँ पर मैंने कम से कम इंडोनेशिया में मैंने ये देखा, जकार्ता में भी और बाली में भी, जहाँ कॉन्फ्रेंसों में मुझे शिरकत का मौका मिला, कि वो सब के सब अपनी ज़बान में तकरीर कर रहे हैं। उनमें से एक साहब खड़े होते हैं, वो स्पेनिश में उसका तर्जमा करते हैं, दूसरे साहब खड़े होते हैं, वो किसी दूसरी ज़बान में तर्जमा, फ्रेंच में तर्जमा करते हैं। ये फ़ायदा होता है। लेकिन मुझे अब भी शुबा है कि हमारे यहाँ उर्दू ज़बान राइज सरकारी तौर पे इस्तेमाल उसका शुरू हो जाएगा। उसमें बहुत सी मुश्किलात हैं। एक तो मुश्किल मैंने बता दी कि हमारे बच्चे तनख्वाह अच्छी लेने के लिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर का रुख करते हैं। उर्दू पढ़ने के बाद क्या होता है कि उर्दू पढ़ने के बाद खैर आरिफा सैयद तो बहुत आलिम फाजिल हैं कि वो उन्होंने हर जगह काम किया है। हमारे अब्बास नैयर साहब हैं, हमारे फातिमा हैं, ये तो हैं। लेकिन ये कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजों में या दूसरे कॉलेजों में उर्दू पढ़ाने की नौकरी मिलती है और कहीं कोई किसी किस्म की नौकरी नहीं मिलती। तो क्या जब तक हम इसको उर्दू को रोज़गार की ज़बान नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक क्या ये सरकारी ज़बान बन सकती है?
ये आरिफा सईदा ज़्यादा अच्छा तरीके से इसका जवाब दे सकती हैं। सवाल आपसे इन्होंने बराह रास्त कर दिया है तो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ मिसालें देना चाहती हूँ कि वो मुल्क जहाँ अंग्रेज़ी सरकारी ज़बान नहीं है, क्या उन्हें रोज़गार नहीं मिलता? और फिर ये कि आपने पुराना हवाला दिया, तो जो मैंने देखा था कि मेरे दादा और नाना ये सब बहुत अच्छी अंग्रेज़ी जानते थे, और हमारे एक वाइस चांसलर हैं डॉक्टर पीरजादा कासिम, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, लेकिन वो उसी पीले सरकारी स्कूल से पढ़ के आए थे जहाँ वो एक सब्जेक्ट अंग्रेज़ी होता है, और मैंने खुद बंगाल में पढ़ा है, तालीम हासिल की इब्तदाई, तो हमें एक सब्जेक्ट अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता था और ऐसा पढ़ा दिया जाता था कि किसी भी अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल के बराबर हम लिख सकते थे। शायद हम उस लहजे में बोल ना सकते हो जिस वैसी अंग्रेज़ी बोलते हो जैसे मद्रासी और बंगाली बोलते हो, लेकिन लिख हम सकते थे बहुत से। एक इसमें एक लतीफ़ा सुनाऊं कि मैं एक जगह काम करती थी, तो एक क्रिश्चियन स्टेनो थी बॉस की, तो वो एक दिन आई, कहने लगी कि मुझे अपने उसके महबूब को ख़त लिखना है तो प्लीज़ ड्राफ्ट कर दो। तो मैंने कहा तुम इतनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हो, तुम्हें मुझसे ड्राफ्ट करवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? तो कहने लगी नहीं, आप ख़त बहुत अच्छा लिखती हैं, मैं बोल सकती हूँ सिर्फ। तो ये हाँ चले, ख़त लिखने का एक्सपीरियंस आप अगर आपने एलिस वॉकर का नावल पढ़ा है तो वो सारे ख़त उसने अल्लाह मियाँ को बड़े खूबसूरत लिखे हैं, तो ख़त लिखने का एक्सपीरियंस भी स्कूलों में आ जाता है। तो हमने अंग्रेज़ी को पूरा का पूरा अपने पर मुसल्लत कर दिया है, जबकि जामे उस्मानिया से इब्तिदा में आने वाले डॉक्टर्स वो सारे उर्दू में पढ़ के आए थे, उनकी किताबें अंजुमन तरक्की उर्दू में मौजूद हैं जो कोर्स में जामे उस्मानिया में पढ़ाई जाती थी। तो हमें क्या हुआ कि हमने अंग्रेज़ी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। मैं अब डॉक्टर आरिफा सैयदा साहिबा की तरफ आती हूँ कि आप ये बताएं कि ये कैसे ये हमारा तरक्की माकूस शुरू हुई थी। मसूद भाई, आपका शुक्रिया कि आपने अपना सारा तरकश मेरी तरफ मोड़ा, और फिर मैं मसूद भाई की ममनून हूँ कि उन्होंने सारा तरकश मेरी तरफ मोड़ा, और फिर फातिमा हसन साहिबा ने भी। मेरी एक गुजारिश है कि सरकारी ज़बान उस वक्त बनती है जब वो किसी अवाम की ज़बान होती है। जब ज़बान अवाम की नहीं होगी तो ये सरकार कहाँ से ज़बान ले आएगी? दरअसल न सरकार अवाम की है न ज़बान अवाम के हैं, तो सरकारी ज़बान का मैं तो अभी तक इसी मखमसे में हूँ। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैंने पहले कहा था कि उर्दू बड़ी मजबूर और बदनसीब ज़बान है जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं। हम जब 1947 में पाकिस्तान बना था कि हम इकट्ठे मिलके जिएंगे और अब मज़ीद टुकड़ों में नहीं बटेंगे। एक तकसीम है खुद को जमा करने के लिए। मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जितनी तकसीम पाकिस्तान बनने के बाद हुई उतनी पहले नहीं थी। और उस दीन, मैंने आपसे कहा है ना कि उन्होंने कहा कि ये दीन की ज़बान हुई। दीन की ज़बान तो इस वक्त सिर्फ मसलहत वक्त है, और अगर सरकार की ज़बान भी मसलहत वक्त हो गई तो फिर मैं और आप कहाँ जाएंगे? दूसरी बात कि अंग्रेज़ी, मसूद अशर साहब ने बेहद अच्छी बात कही है कि अंग्रेज़ी रोज़गार की ज़बान। हमने क्यों अंग्रेज़ी बोली? हमने क्यों अंग्रेज़ी राइज की? हमने अपने बच्चों के लिए, हम अब जाके कहते हैं कि मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। अच्छा, मीडियम से इंसान का मेयार बुलंद होता है, ज़बान का और ज़हानत का और इजहार का होता हो ना होता हो, मगर एकदम से इंसान का मेयार बहुत बुलंद हो जाता है। जो कौम अपने आप को आज तक किसी सूरत खुद मुख्तार नहीं समझ पाई, वो ज़बान का इख्तियार कैसे हासिल करेगी?
बहुत खूब। देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैंने अपने कानों से सुना है तुर्की के जो कौंसल जनरल है, उन्होंने एक बड़े मजमे में कहा कि हमारे लिए तो अंग्रेज़ी उर्दू बराबर है, तो आप उर्दू में क्यों नहीं बोलते? मैं एक बात की तवज्जो आपकी तरफ दिलाऊं, अंग्रेज़ी पे इतना नाज है और मुझे खुशी हुई कि ऐवान सदर से अब खामोशी की बजाय उर्दू में मुरासले आने लगे। दूसरी बात यह कि आपके वज़ीर आज़म अमेरिका जाते हैं और जितने फासले से मैं और मसूद अशर साहब या मैं और डॉक्टर हसन बैठे, वो उतनी देर में एक पर्चा सामने रख के पढ़ते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ अ ग्रेट कंट्री। सवाल ये है कि चूंकि फ़िक्र का सरमाया नहीं, कि चूंकि इजहार का सरमाया नहीं, तो ज़बान क्या करे? आप ज़बान तोते को सिखा देते हैं, वो हमसे अच्छा बोलने लगता है। ज़बान दरअसल किसी सकाफ़त का इजहार है, मज़हर है। ये बड़े मुफक्करीन ने ये बात मानी है कि ज़बान ही दरअसल किसी सकाफ़त का मज़हर है। और कायदे आज़म ने भी कहा था कि हम एक अलग कौम इसलिए हैं कि हमारी एक ज़बान है, हमारी सकाफ़त है, हमारा मज़हब है, हमारे रसूम और रवायत हैं। तो वो सारे मज़हब, रवायात, रसूम, ये सब कुछ ज़बान से जुड़े हुए होते हैं। सिर्फ मज़हब ज़बान नहीं, सिर्फ रसूम और रवाज ज़बान नहीं, बल्कि मुकम्मल मज़हर जो है वो ज़बान है। हमारे मुहावरे, हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, इनको हम उर्दू में जिस तरह बयान कर सकते हैं और समझ सकते हैं, वो दूसरी ज़बानों में नहीं। और जब हम अपनी ज़बान को छोड़ते हैं तो हमारी सकाफ़त भी तब्दील हो जाती है। जो आप लोग आजकल देखते हैं, हेलो, हाय वगैरह वगैरह, तो ये उसी के साथ आए हैं। अब मैं अभी सवालात की तरफ आऊँगी। एक दो जुमले हैं जो मैं पढ़ रही हूँ उनसे, जो हमारी मुख्तदरा की सरकारी ज़बान है, तो अगर आप इन्हें अवामी ज़बान में तर्जुमा कर दें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। मसलन ये है, इत्तला बाबते बरामदगी माले मसरूक़ा बज़रिए हामिले रुक़े हाजा इरसाल खिदमत है। ये बिल्कुल मुक़्तदरा और अल्लामा इक़बाल की जो मरासलत है उसमें से है। इत्तला बाबत बरामदगी माले मसरूक़ा बज़रिए हामिले रुक़े हाजा इरसाल खिदमत है। ये जुमला है हमारी सरकारी मरासलत का। यहाँ बहुत से पहलुओं पे बात हुई है। एक बात तो मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ, मैंने पहले जो गुफ्तगू की वो दरअसल वो भी उर्दू की बदनसीबी से मुतल्लिक थी कि उर्दू को किस तरह एक सियासत की नज़र किया गया और एक सरकार ने इसकी सरपरस्ती नहीं की और इसको बल्कि सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। और दूसरी बात यह है कि दुनिया की हर ज़ुबान, अगर कोई भी जो तालिब इल्म है, औसत दर्जे का तालिब इल्म है, जो लिसानियात का तालिब इल्म है, वो ये जानता है कि ज़ुबानों में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं है। दुनिया की तमाम ज़ुबानें इजहार और इबलाग की यकसा सलाहियत रखती हैं। कोई ज़ुबान ऐसी नहीं है जिसको किसी दूसरी ज़ुबान पर इस बुनियाद पर फ़ौक़ियत हो कि उसमें इजहार के बेहतर पैराए हैं। हाँ, अगर आप लोगों को जो मुख्तलिफ उलूम हैं उनमें वो एक ज़ुबान में वो लिखे नहीं जा रहे, तो फिर वो इजहार के जो पैराए हैं वो उसमें मुज़मिर रहते हैं, वो ज़ाहिर नहीं हो सकते। तो लिहाजा अंग्रेज़ी को उर्दू पर इसलिए फ़ौक़ियत नहीं है कि अंग्रेज़ी में इबलाग की बड़ी सलाहियत है और उर्दू में कम है। ये बिल्कुल लिसानियात की रूह से गलत बात है। लेकिन इसके पीछे वही है जो एक कॉलोनियल हायरार्की थी, कि जो एक लिसानी एक सियासत थी कि आपने दर्जा बंदी कायम की ज़ुबानों की, और जो अशराफिया की ज़ुबान थी वो अब सारी क्लिशे हो गई, पुरानी बातें हो गई हैं कि जो अशराफिया की ज़ुबान है वो उसकी शनाख्त है, लिहाजा वो इल्म की ज़ुबान भी है। हालांकि दुनिया में कोई ज़ुबान बतौर जिसमें मज़हब ज़ुबान की शनाख्त नहीं है, इल्म भी ज़ुबान की शनाख्त नहीं है। इल्म की ज़ुबान की शनाख्त है सबसे बड़ी कि वो इंसान को इबलाग की एक मुकम्मल सलाहियत देती है। और अगर जब पंजाबी का भी वही दर्जा है, सिंधी का भी वही दर्जा है, इस दर्जे पे कोई ज़ुबान ना छोटी है ना बड़ी है। दूसरी बात आपने जो, और मैं समझता हूँ कि जब तक हम ये कहते हैं, जब ये हम जुमले बोलते हैं, और ये अच्छा हुआ है कि यहाँ कौमी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ,
जब हम एक ज़माना था जब बहुत पुरजोश थे, हम कहते हैं कि जो एक हम अगर हम कौम है तो एक ज़ुबान होनी चाहिए, एक मज़हब होना चाहिए। लेकिन अब हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, हमें ये सारे जो बयानिए थे इनके अंदर जो एक ख़तरनाक बारूद छुपा हुआ था, हम उससे आगाह हो गए हैं। जब आप कहते हैं कि एक कौम, हम एक कौम हैं, तो उसके नीचे में जो बाकी कौमियतें हैं उनका बहुत शदीद इस्तेसाल होता है। हमारी एक ज़ुबान नहीं है। पाकिस्तान एक कसीर लिसानी मुल्क है और सारी ज़ुबान एक जैसी हैं और सारी ज़ुबानें इजहार और इबलाग की सतह पर यकसा अहमियत रखती हैं और उन सबको हक़ मिलना चाहिए जो उनका हक़ बनता है। और एक इसलिए उर्दू को कौमी ज़ुबान जब हम कहते हैं तो उससे एक राह खुलती है ख़ुद उर्दू की मुखालफत की। तो लिहाजा उर्दू को अगर हम वाकई उर्दू से मोहब्बत करते हैं और उर्दू का एक जो जायज़ मकाम है कि वो तमाम सूबों की एक राब्ते की ज़ुबान है, एक ऑफिशियल ज़ुबान है, उसको वो स्टेटस रखेंगे तो उर्दू को इससे बहुत मिलेगा। उर्दू के अलावा कोई और ज़ुबान नहीं है जो इसकी जगह ये ले सके। एक और बात जो आपने ये कही कि इसका पस मंज़र सिर्फ ये है कि ये अवामी ज़ुबान नहीं है, जो आपने तर्जमा करके दिखाया सुनाया है। इब्तदा में ज़ाहिर है जैसे आपने बताया जब पंजाब में ख़ास तौर पर उर्दू को राइज किया गया तो और उसके बाद चूँकि पहले मिसालें नहीं थी तो जो फ़ारसी चली आ रही थी ज़ुबान उसी को थोड़ा बहुत उसमें हरूफ की तब्दीली करके सारी की सारी फ़ारसियत शामिल कर दी गई और फिर रफ्ता रफ्ता होता गया, यही चलता रहा, लोगों ने ये सीख ली। तो मेरा ख़्याल है अगर हम इससे ये निकल आएँ और इसी बात को ख़ुद हर आदमी को इजाज़त दें कि वो ख़ुद जिस तरह दरख्वास्त लिखना चाहता है, जिस तरह अपना इजहार करना चाहता है और उनको करने दें, तो अगर ये हम उनको आज़ादी देंगे तो इस तरह की जो ये बिल्कुल मसनूई ज़ुबान है, ये एक फितरी ज़ुबान नहीं है और ना ये उर्दू के मिजाज के मुताबिक है। तो लिहाजा अवाम जिस तरह एक आदमी जिस तरह दूसरे आदमी से बात करता है, अगर वही उसको लिखने की भी दे दी जाए और उस पर एतराज़ ना किया जाए कि ये आपकी दरख्वास्त ठीक नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये मसला भी हल हो सकता है। जो अवाम बोलते हैं, आवाम को जो बोलते हैं वही लिखने की भी इजाज़त होनी चाहिए। बहुत सही, इसी बात पर मैं आ रही थी क्योंकि ये बस इतनी सी बात थी कि चोरी के माल की बाजियाबी की रिपोर्ट दस्ती भेज दीजिए, इसको इतनी मुश्किल तर्ज पे लिखा गया था। तो अगर हम ख़ास तौर से सरकार में ये इजाज़त दे दे, जो ये सवाल उठ रहा है कि ये खतूत कैसे लिखे जाएंगे, कि भाई जिसे जिस तरह समझानी आती है बात उसमें मकामी ज़बान भी शामिल हो जाए। अगर अंग्रेज़ी के मसलन पंगा और फड्डा वगैरह बहुत दाखिल हो चुका है और भत्ता जो बिल्कुल सरकारी लफ्ज़ था अलाउंस के लिए, उसके माने बदल गए हैं। हमारी मैंने उसका भी उसको भी देखा, एक जगह लिखा हुआ है कि अलाउंस की जगह के सरकारी एहलकार को भत्ते की मंजूरी का इत्तलानामा फौरी दे दिया जाए, तो ये अलाउंस की मंजूरी के लिए। तो ये जो तब्दीली ज़बान में आ रही है उसको मकामी ज़बान को, इलाकाई ज़बान को, उर्दू ज़बान को मिला जुला के जिस तरह भी वो इजहार कर सके। उर्दू इसी तरह तो बनी थी, अवाम में इसी तरह फैली कि उसमें बहुत गुंजाइश थी। तो अब मैं सवालात की तरफ आती हूँ। मुझे एक बात कहने की इजाज़त दे दीजिए, मुझे सवाल करने की इजाज़त दे दीजिए अगर आप दें तो। आपने बहुत अच्छी बात कही। पहली बात तो ये है कि उर्दू दुनिया की उन चंद ज़बानों में से है जिन्हें मैं मिलनसार ज़बानें कहती हूँ। हर ज़बान को गले लगाती है, कुछ अपना उनको देती है, कुछ उनसे ले लेती है। ज़र्रा बराबर ऐसा नहीं है कि उर्दू ज़बान में कोई लचक ना हो या ये मौजूद ना हो कि क्या। सवाल इसका है कि आपने कहा कि अब दरअसल हुआ ये है कि भत्ता लेने के मानी बदल गए। पहले सरकार भत्ता देती थी, अब सरकार भत्ता लेती है। जब ये लेन देन के उसूल बदल जाएं और फिर भत्ते के एक और मानी हुए कि जो ताकतवर है भत्ता सिर्फ वही लेगा, जो आपकी जान को धमकी दे सकता है भत्ता सिर्फ वही लेगा। आप अगर 2 मील चल के कहीं गए हैं और उसके 20 रुपए वसूल करना चाहें तो वो आप कभी वसूल नहीं कर सकते। जिस माशरे में बुनियादी इंसाफ, बराबरी, इज़्ज़त और तौक़ीर का मामला ना हो, वो माशरा कोई ज़बान नहीं बोलता, न किसी ज़बान की इज़्ज़त करता है। अगर हमने उर्दू इख्तियार की होती आम आदमी ने, तो सरकार की क्या मजाल थी कि वो ओबामा के सामने बैठ के वो चिट्ठी पढ़ा करते। एक उर्दू विषय भी सुन लीजिए जी। किसी ने लिखा कि
जामा तलाशी पे भैंस बरामद हुई। देखिए ये इस किस्म के सिनफी लतीफ़ों की गुंजाइश नहीं थी। या पानों का कहतुर रिजाल हो गया। असल नहीं, असल मसला देखिए साहब, आप सवाल जवाब बात कर लीजिए। ये दो उस्ताद बैठे हैं, आरफा भी उस्ताद हैं और नासिर नक़ाद के साथ बहुत अच्छे उस्ताद हैं। हमारा असल मसला जो है वो तालीम का मसला है। हम तालीम बच्चों को क्या दे रहे हैं? क्या हम बच्चों को अच्छी सही उर्दू पढ़ा रहे हैं या सही अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं? हमने जिस ज़माने में पढ़ा था उस वक्त तक आदमी, बच्चा मैट्रिक तक जाते जाते उर्दू भी अच्छी लिखता था, अंग्रेज़ी भी अच्छी लिख लिया करता था। आज अब हमारी तालीम, असल ख़राबी हमारी तालीम की है। असल ख़राबी हमारी तालीम की है। न वो हमें तहज़ीब सिखाती है, न हमें वो तालीम सिखा रही है, न हमें वो ज़बान सिखा रही है। अगर हम अपनी तालीम का मेयार उस अंदाज पे ले जाएं, ठीक है कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ी वो इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ी थी मैट्रिक में, अब वो ठीक है, उस बारे में थी। अब आप अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे और उर्दू में पढ़ेंगे या अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो आपको दोनों ज़बानें आएंगी। यही उसमें जो था, हैदराबाद दक्कन में जो था, उर्दू पढ़ाई जाती थी लेकिन इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी। अब आपके सामने जो हमारे बड़े बड़े अच्छे नावल निगार हैं उनको देखिए, जो हैदराबाद दक्कन से आए थे वो अंग्रेज़ी के भी बड़े अच्छे उस्ताद साबित हुए और उर्दू के भी। जब तक हमारी निज़ाम तालीम और निसाब तालीम बेहतर नहीं होगा, हमारी सारी तवज्जो दीनियात से हट के हम सिर्फ दीनियात पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कुछ नहीं पढ़ा, दीनियात भी नहीं, इस्लामियात पढ़ा रहे हैं, और वो भी मुल्ला की। बिल्कुल इसकी मिसाल हमारे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है और जिन्होंने तालीम अंग्रेज़ी में हासिल की है, लेकिन उर्दू उनकी जितनी मुस्तनद उर्दू है और जितनी वोकैबुलरी है उनकी, मेरा ख्याल है मुश्किल से मिलेगी। तो अब इसके बाद ही हम सेशन ओपन करते सवाल के लिए कि आप सवालात, जी पहले नुसरत साहब कर लें, फिर आपकी बारी है। माइक, जी माइक लें, ये माइक ले लीजिए। अच्छा, मेरा सवाल ये वाला, मेरा सवाल नहीं है बल्कि एक कमेंट है। आपने जो गुफ्तगू फरमाई अभी, जिसमें आपने कहा कि सब ज़बानें यकसा हैं पाकिस्तान में बोली जाने वाली बशमूल उर्दू और किसी को इम्तियाज़ हासिल नहीं है, मैं इससे इख्तिलाफ़ करने की जुर्रत करता हूँ। असल में ज़बान की बड़ाई उसकी रिचनेस से नापी जाती है और उसकी उम्र से भी नापी जाती है, कितने ज़्यादा लोग उसको बोलते हैं उससे नापी जाती है। उर्दू इन तमाम ज़बानों के मुकाबले में बहुत कम उम्र ज़बान है, 600-700 साल इसकी उम्र है। बाकी जितनी ज़बानें हैं इलाक़ाई, उनकी उम्रें बहुत तवील हैं, 1000 साल से ज़्यादा, कई हज़ार साल से बल्कि। अगर आप उन मुकाबलों, उन ज़बानों का इस बच्चा ज़बान के मुकाबला करेंगे, जो जितना लिटरेचर, जितना फ़लसफ़ा, जितना मज़ामीन उर्दू ने, जैसे कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि दूसरी बात है जितनी लचक इस ज़बान में है अडॉप्ट करने का, कई हज़ार अल्फाज टर्किश के हैं, फ़ारसी के हैं, अरबी के हैं, हिंदी बकौल आब्दी साहब की, इसका चलना फिरना उठना बैठना सब हिंदी का है। तो इसकी जो रिचनेस है, इसकी वजह से हम इसको सुपीरियर समझते हैं और हम इसको इन्फीरियर या बराबर नहीं समझते। शुक्रिया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए सारी गड़बड़ इसी बात से होती है। मैंने अर्ज़ किया और मैंने एक असूली बात कही कि दुनिया की हर ज़ुबान में हर बात कहने की गुंजाइश है। अंग्रेज़ी को ज़्यादा मौक़े मिले इसलिए उसमें दुनिया के तमाम उलूम आ गए। उर्दू को आप यही मौक़े दे दें, जो तमाम बेहतरीन अज़हान हैं उनको इजहार के मौक़े दें, उर्दू अंग्रेज़ी के उस तरह बराबर आ जाएगी। उसी तरह के अजीम व शान ग्रेट बुक्स जो हैं उर्दू में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आ जाएगा। यही मौका आप सिंधी को दो, पंजाबी को दें, बलोची को दें, बल्ती को दें, किसी ज़ुबान को दें, उसमें आ जाएगा। इसलिए कि जो ज़ुबान है वो अपने अंदर, और ये बिल्कुल मैं मोहब्बत में कह सकता हूँ कि उर्दू में ये लचक है, ये लचक दुनिया की हर ज़ुबान में है। आप अंग्रेज़ी को देखो, अंग्रेज़ी में जो उनकी यूरोप की क्लासिकी ज़ुबानें कितने लफ्ज़ नहीं है, और हमारे जो नए लफ्ज़ यहाँ से जा रहे हैं कितने अंग्रेज़ी में नहीं है। उनकी जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी रिवाइज़ होती रहती है, कितने नए लफ्ज़ शामिल होते हैं। तो अगर अंग्रेज़ खड़ा होकर कहे कि जनाब मेरी ज़ुबान इसलिए बड़ी है कि इसमें यह लचक ज़्यादा है, तो लचक असूली तौर पर दुनिया की हर ज़ुबान में है। फ़र्क पैदा होता है कि किस ज़ुबान के बोलने वालों को
इल्म तख्लीक करने के, अपनी एम्पायर ऑफ नॉलेज पैदा करने के मौके कितने मिले हैं, या उस ज़ुबान के जो बोलने वाले लोग हैं उनको वो मौके कितने मिले हैं? बात यहाँ इसकी नहीं हो रही है कि कौन ज़बान बरतर है और कौन कमतर है। बात यह है कि जो आप देखें तो उर्दू राइज है, अवाम में तो राइज है। आप जब एरोप्लेन में बैठते हैं, आप जैसे ही जहाज़ में तशरीफ़ फरमा होते हैं तो 2 ज़बान में अनाउंसमेंट होता है, उर्दू में और अंग्रेज़ी में। उससे कोई इख्तिलाफ नहीं। तो और 2 चैनल अंग्रेज़ी के शुरू हुए, बंद हो गए, ज़्यादा चैनल उर्दू के चल रहे हैं। तो राब्ते की तो नहीं है, बल्कि मैं तो सारे सियासतदानों को मशवरा देती हूँ कि जब वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते तो अपनी अपनी ज़बान में लड़ा करें, सिंधी में बोले, पश्तो में बोले, बलूची में बोले, ताकि अवाम उनकी इन तमाम चीज़ों से महफूज रहे, उनकी अदावतों से। तो वो वहाँ नहीं करते। वहाँ जब वो एक दूसरे को बुरा भला कहना होता है तो बल्कि उर्दू वालों को गालियाँ भी देने वाले उर्दू ही में गालियाँ देते हैं, तो जो ज़्यादा लोगों की समझ में आ जाती है। लेकिन अब यहाँ सवाल सरकारी और अवामी ज़बान का है, और अवामी ज़बान उर्दू है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। यहाँ से लेके आप सिर्फ यही नहीं, आप मिडिल ईस्ट के एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ पे भी वो उर्दू बोल रहा होता है, वो अरबी भी बैठा उर्दू बोल रहा होता है। तो नहीं, आप अपना सवाल कर चुके, अब कोई और सवाल करना चाहे? हाँ जी हाँ, तो उसमें अवामियत पे कोई सवाल 2 राय नहीं है, बात सरकार पे है। जी, मेरा नाम इरफान अहमद है। कहते हैं कि हर नई ज़ुबान सीखने से आपको एक नई रूह हासिल होती। जी, अब उर्दू हम अगर सीखें तो अवामी रूह हासिल होती है, लेकिन चाहते हम ये हैं कि सरकारी रूह हासिल हो। जी बिल्कुल। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है? ये है, बिल्कुल है, इसीलिए हम आज गुफ्तगू करने बैठे हैं और अदालत के फैसले के बावजूद है। लेकिन और कोई सवाल? जी, सवाल नहीं है। आप लोगों ने जो गुफ्तगू की, अगर आप इजाज़त दें तो एक शेर पढ़ देता हूँ कि उनको इस्लाम के लुट जाने का डर इतना है, अब वो काफिर को मुसलमान नहीं होने देते। वाह, अच्छा है, बहुत अच्छा। नहीं, अब तो वो मुसलमान को भी मुसलमान नहीं होने देते। तो और बात यह है कि वो आपने भी कहा था, एक मुझे अली शरीयती साहब का एक जुमला याद आ रहा है, बहुत मशहूर मकाला है हुनर, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक दूसरी ज़बान जानना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़बान और कल्चर को समझने के लिए। तो दूसरी ज़बानें सीखने पर कोई कदगन नहीं है, लेकिन अपनी ज़बान होनी चाहिए। आप कुछ सवाल कर रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आजकल मीडिया में जो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं और जो शोज़ हो रहे हैं, प्रोग्राम्स, उसमें हिंदी इस्तिलाहात और हिंदी के जो तलफ़ुज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता सरायत कर जा रहा है हमारी उर्दू ज़बान में। जैसे कि गैन को गैन बोलना और खे को खे बोलना और शुरुआत और इस तरह के अल्फाज। तो आपका क्या ख्याल है कि ये होने दिया जाए? अगर ऐसा है तो उर्दू ज़बान पे इसका क्या असर पड़ेगा? अगर मैंने मीडिया की ज़बान को छेड़ दिया तो 1 घंटा और चाहिए, सिर्फ ड्रामों ही में नहीं। अब देखें, हमारे यहाँ बहुत इस बात को लेकर ये बहुत आम हो गया है, और अवाम जो मुज़क्कर थे वो बिल्कुल मौनस हो गए। अचानक इतनी तेज़ी से अगर हमारे यहाँ तब्दीली आ सकती है तो कुछ अच्छी तब्दीली आनी चाहिए। तो बहुत सारे असरात हमने वो कबूल कर लिए हैं। कभी मीडिया में एक पढ़ा लिखा शख्स होता था जिससे लोग पूछते थे कि दुरुस्त क्या है। अब मीडिया को उस शख्स की ज़रूरत नहीं रही है, वो ख़ुद बहुत फाजिल और काबिल हो चुके हैं, और उन्होंने हम भी ज़बान पर बड़े बुरे असरात डाले हैं। जी जी, चाहती हूँ, मेरा दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ है और तकरीबन 20 साल से मैं दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम माशरती तौर पर उर्दू को एक इज़्ज़त की निगाह से कब देखेंगे? क्या ऐसे अमली इक़दामात हम कर सकते हैं जिसकी बिना पर एक हयातियात का उस्ताद उर्दू के उस्ताद के बराबर आ सके? क्योंकि ये एक बहुत अमूमी चीज़ है जो मैंने हमेशा मुशाहिदा किया कि आप किसी भी इदारे में करें, एक उर्दू का उस्ताद और एक हयातियात या एक केमिस्ट्री या एक फ़िज़िक्स या एक तबियात या एक मैथमेटिक्स का उस्ताद, उसमें हमेशा एक बड़ा फ़र्क मौजूद होता है।
आपने बहुत उम्दा सवाल पूछा और दो उर्दू के उस्तादों की बहुत पजीराई की। उनमें से एक बहुत बड़े उस्ताद अब्बास नैयर साहब बैठे हैं और दूसरी एक बहुत मामूली उस्ताद मैं हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ज़बानों से इज़्ज़त हुआ करती लोगों की तो फिर किसी ज़बान में गाली नहीं हो सकती थी। नहीं, तीसरी मैं भी बैठी हूँ जिसका ताल्लुक अंजुमन तरक्की उर्दू से। देखिए, इज्जत आपकी आपके अंदर है। आप अपने काम में रियाजत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि किसी की मजाल नहीं कि वो इज्जत न कर सके। कि उर्दू को इज्जत, उर्दू का मतलब हमारे एक माशरती तौर पर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये खुद पैदा किया हुआ है, अपने आप को मुफीद साबित करना पड़ता है। मैं आपसे उर्दू की उस्तानी होने की हैसियत से कहती हूँ कि अगर आप किसी से ये पूछ लीजिए कि 1790 में मीर ने क्या कहा था या वो क्या सोच रहे थे, वो कहते मैं तारीख नहीं पढ़ा थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम इमरान साकिब है। मेरी मादरी ज़बान बलूची है और मैं उर्दू और बलूची में शायरी करता हूँ। अभी यहाँ बातें हुई सुपीरियरिटी की और इन्फीरियरिटी की। जैसे कि आपका टॉपिक है सरकारी ज़बान और अवामी ज़बान। अब हम जो हैं आम नहीं बोल सकते, काफ नहीं बोल सकते। आप लोग कहते हैं कि आप लोग ये बोलें, जबर है। अब 67 साल पहले सब कौमी ज़बानें थी, बलूची, पंजाबी, पश्तो, सराइकी, बंगाली, सब कौमी ज़बान थी, सिंधी। अब पाकिस्तान बनने के बाद सब इलाकाई ज़बानें करार दी गई, जैसे कि मोहतरम ने कहा, मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ। आप क्यों बाकी ज़बानों को जो आप कहते हैं हज़ार साल से ऊपर हैं उनको इन्फीरियर समझते हैं, उर्दू को फोकियत देते हैं? आप क्यों उर्दू को राब्ते की ज़बान नहीं करते? नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। यहाँ एक कमेंट हुआ, मैं लेट आया था। बात यह है कि बाकी ज़बानों को इज्जत दें। आप ये मत कहें कि ये, मैं ये कहता हूँ अवामी ज़बान नहीं है। अगर ये तरीका है तो ये सरकारी ज़बान है, क्योंकि उर्दू सरकार रखती है, इसलिए बंगाली नाराज़ हो गए थे। तो आप बाकी ज़बानों को इज्जत दें, उनको कौमी ज़बान कहें। आप बाकी ज़बान वालों को नाराज़ करते हैं, आप कहते हैं हमारी ही बात करें। हम आपकी ज़बान में बात कर रहे हैं, दिस इज़ राब्ते की ज़बान। देखिए, ये हम डिबेट के लिए नहीं, देखिए नीचे डिबेट नहीं होनी चाहिए। मैंने जवाब दिया था कि यहाँ बात ज़बानों के मुकाबले की नहीं हो रही है। हमारे यहाँ कोई भी ज़बान सरकारी ज़बान हो सकती है। अल्लाह ताला के वो वक्त लाए कि बलोची अवाम में इस तरह सरायत कर जाए कि हम उसे कौमी ज़बान बना दें। तमाम ज़बानें हो सकती है, लेकिन उर्दू में देखिए कितने अल्फाज दाखिल हुए हैं बलोची और सिंधी के पाकिस्तान बनने के बाद। एक लफ्ज़ तो मैं जानती हूँ, रदीफ बन गया वाजा। तो अब ये सब दाखिल हो रहे हैं, ये उर्दू से वसअत अख्तियार कर रही है और हमारे सब ज़बानें एक दूसरे से बहुत मिलती है। कोई सराइकी बोल रहा हो या हिंद को बोल रहा हो या पंजाबी बोल रहा हो, हम बिल्कुल समझ लेते हैं, जवाब उर्दू में दे। तो यह मुकाबला बात सरकारी ज़बान का हो रहा है कि इस पर क्या किसी को तो एतराज़ नहीं है कि ये राब्ते की ज़बान है तो इसको सरकारी ज़बान बनाया जाए, इसके बजाय अंग्रेज़ी को। यह मुकाबला अंग्रेज़ी का हो रहा है। अंग्रेज़ी एक ज़बान है, ठीक है, लेकिन उसको हमें सरकार के तौर से अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करना चाहिए, अपनी कौमी ज़बान के तौर पे। चलिए सवाल जी। उर्दू जो है वो सुपीरियर लैंग्वेज है और कोई इसके बराबर नहीं है। हमने अच्छा हुआ उस साहब ने ये नहीं कहा बकौल मौलवी अब्दुल हक कि पाकिस्तान की सारी ज़बानें उर्दू के सिवा शूद्रों की ज़बान है। अच्छा हुआ ये नहीं कहा, शायद वो भूल हो गई। ये तोहमत आपने कहाँ से पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ी है, कहीं नहीं पढ़ी है। नहीं, इस तरह की सवाल कीजिए। सेमिनार हुआ, यहाँ भी हुआ, इथियोपिया में यही मसला था और इथियोपिया बन गया था। वहाँ पे यही लैंग्वेज इंपीरियलिज्म थी जो जिस तरह की यहाँ बातें हो रही हैं। और उन्होंने 94 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 8 ज़बानों को वहाँ की इन्फीरियर, नो इन्फीरियर, सबको नेशनल स्टेटस दिया। हिंदुस्तान में 14 कौमी ज़बानें हैं, मगर यहाँ अभी तक सुपीरियर, इन्फीरियर और यहाँ तक हमें एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है कि ये बराबर की लैंग्वेजेस हैं।
मुझे तो अभी भी हैरत हो रही है, 70 साल के बाद बांग्लादेश गंवा दिया, अभी पता नहीं क्या गंवाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम चार जो स्टेज पर बैठे हैं, इन चारों में किसी ने ये बात नहीं की, लेकिन आप लोगों ने उस बात को जो सियासतदानों ने सियासत बना के हमारे अवाम को लड़ाया है उसी को अहमियत दे रहे हैं, उस टॉपिक पे नहीं आ रहे हैं कि क्या एक गैर ज़बान जो अंग्रेजी ज़बान है उसको तो कबूल करने को तैयार हैं, लेकिन वो ज़बान जो हमारे अवाम बोल रहे हैं, हिंदुस्तान से कौन उर्दू बोलता हुआ आया था? गुजराती बोलते हुए आए थे, मेमनी बोलते हुए आए थे, तेलुगु बोलते हुए आए थे, खुद मेरे अजदाद जो पूर्वी बोलते हुए आए थे, हालांकि वो यूपी के थे, लेकिन जो ज़बान वो बोलते थे वो उर्दू नहीं थी, भोजपुरी थी। तो हम सब ने पाकिस्तान में आके एक ज़बान बोलनी शुरू की है जो आज की उर्दू है। इसमें सिंधी के अल्फाज भी शामिल हुए, साईं राइज हुआ, बलोची के अल्फाज, हिंदको के अल्फाज, पंजाबी तो बिल्कुल मुख्तलिफ ही नहीं लगती। तो हमने ये क्यों जो सियासतदानों ने किया कि बंगाल में आज भी सब उर्दू बोलते हैं और समझते हैं, और अशराफिया बोलती थी, लेकिन सियासतदानों ने लड़ा। मैं बंगाल में रही हूँ, मेरा आधा ख़ानदान बंगाली है, कलकत्ता से हिजरत करके आया था, और मेरे मामू दूसरे अटॉर्नी जनरल थे बांग्लादेश के, यूपी के होते हुए भी। मेरा सगा मामूजाद भाई डॉक्टर सैयद रिफ़त अहमद बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का जज है, और वो उर्दू और बंगाली दोनों बोलता है। मैं भी बोल सकती हूँ बंगाली। नहीं टूटा, अगर हम सब ऐसे होते तो नहीं टूटता। मैं एक बात, और हमारे आधे से ज्यादा दोस्त जो है लिखने वाले, आज यहाँ से बैठ के मैं संगत रिसाले बलूचिस्तान के लिए काम करती हूँ। पंजाब में अभी पंजाब से आ रही हूँ, परसों ही आई हूँ। तो ये हम लोग जो सियासतदानों के हाथ हम इंटेलेक्चुअल क्यों खिलौना बन जाते हैं? इंटेलेक्चुअल्स को इन सब से अबव होना चाहिए, इन सब से ऊपर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हसन है। मेरे भाई हैं वो टर्की में पढ़ते हैं, छोटे भाई हैं, बिलकेंड में पढ़ते हैं। तो वो एक दिन वो अपने स्टूडेंट का जो है इंश्योरेंस करवाने गए, तो वहाँ के ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आपकी ज़बान में इंश्योरेंस को क्या बोलते हैं, तो वो उनको नहीं बता पाए। बीमा जी, बीमा एक ब्रांड का नाम है, बीमा इंश्योरेंस का मतलब नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज हैं। अब हमारी यंगर जनरेशन है वो एक जुमला भी पूरा उर्दू में नहीं बोल सकती, ठीक है। और बहुत सारे अल्फाज हैं जैसे टेलीफोन, सेल फोन, फ्रिज, जज, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई, इंश्योरेंस, जो कि हमारी नौजवान नस्ल नहीं बोल सकती। तो उर्दू में वो लचक पैदा करने के लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं कि ये ऐसे अल्फाज जो हैं ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आए, ताकि उर्दू सही तरह से राइज हो? आप में से कौन जवाब? आप उन सबको इसी तरह इस्तेमाल करें। अभी बात हुई थी कि अवामी ज़बान उर्दू है, बिलाशुबा ये है। मेरा ताल्लुक़ सिविल हॉस्पिटल से, वहाँ पूरे कराची से या इंटीरियर सरहद से भी और मुख्तलिफ जगह से लोग आते हैं, और वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वो उर्दू में बोले। इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि अवामी ज़बान उर्दू है। लेकिन मेरा सवाल मैडम से है, इसी सवाल को ऐड करते हुए, मैं साइंस का तालिब इल्म भी हूँ, तो उर्दू में जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं साइंस का, तो हमें खासा मुश्किल लगता है। जैसे एक लफ्ज़ है साइटोप्लाज्म, उसको नग़्ज़ माइया या म्यूकस मेम्ब्रेन मगाती गश्शा उसको बोलते हैं। जिस तरह से थोड़ा सा इसको अगर आसान कर दें, तो क्या वजह है कि हम उर्दू में नहीं पढ़ते, अंग्रेजी में पढ़ते हैं? मेरी एक गुजारिश है कि ये जो हम पर अरबी का भूत सवार हुआ, जिससे हमने ये जिन्नाती तर्जुमे करने शुरू किए, वरना इससे पहले रेल थी, इंजन थी, माचिस था, किसी बात पर हमें तकलीफ नहीं थी। और जिसे मैं लचक कहती हूँ वो यही है, जिसने टेलीफोन ईजाद किया लफ्ज़ उसी का होगा, जिसने इंजन बनाया लफ्ज़ उसी का होगा। उर्दू की खूबी ये होगी कि हम वो लफ्ज़ अपनी ज़बान में कबूल कर लें, जो सिर्फ अफसोस यह है कि इस सारी इतनी अच्छी गुफ्तगू का अंजाम मेरी ज़बान तेरी ज़बान हो गया। जो मेरी और तेरी ज़बान होगी वो अवामी ज़बान नहीं हो पाएगी। और जो ज़बान आप बोल रहे हैं, बोलते रहिए, एक दिन वो उर्दू की उमूमी ज़बान हो जाएगी। आखिरी नूरुल हुदा का सवाल है, आखिरी सवाल की मुझे इजाज़त दे दें। टाइम खत्म। दो बातें, मे भी वो सवाल बन जाए या मेरा कमेंट बन जाए।
एक आरिफा साहिबा से जो आपने उठते ही कहा कि उर्दू वो बदनसीब ज़बान है जिसे किसी ने कबूल नहीं किया। क्या आप नहीं समझती कि उर्दू दुनिया की उन चंद खुश नसीब ज़बानों में से है, बेहद चंद खुश नसीब ज़बानों में से है जो बाहर से आई और जिस ज़मीन पर आई उस ज़मीन के लोगों ने उसको अपनाया। पाकिस्तान का बेहतरीन उर्दू लिटरेचर पंजाबी बोलने वालों ने लिखा, जो आज भी जब आपस में बात करते हैं तो पंजाबी में करते हैं, और सिंध ने उसको किस तरह से अपनाया कि बाज़ औक़ात हमसे लोग पूछते हैं कि अच्छा मैं कल भी किसी को बता रही थी कि मुझसे जमीलुद्दीन आली ने एक दिन हैरत से पूछा, अच्छा आप अहले ज़बान नहीं हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं बेज़बान हूँ। सो उर्दू यकीनन उन खुश नसीब ज़बानों में से है जिससे जहाँ वो पहुँची वहाँ के लोगों ने उसे जगह दी, दिलों में जगह दी, अपने कलम में जगह दी, अपनी उंगलियों में जगह दी, जहनों में जगह दी और घरों में जगह दी। नंबर 1। नुसरत साहब ने जो कमेंट किया कि उर्दू सुपीरियर है, मैं सुपीरियर वाले डिबेट में नहीं जा रही हूँ। मुझे याद है, अभी जैसे फातिमा बता रही थी, मुझे याद है जब बांग्लादेश बना था और वहाँ से सारे हमारे पाकिस्तानी भाई जो उस वक्त पाकिस्तानी बाकी बनकर रह गए, मैं बिहारी नहीं कहूँगी, वो यहाँ आए। शीन फ़ारूक साहिबा ने एक इंटरव्यू किया था कराची एयरपोर्ट पर किसी का, और उसमें एक सवाल किया था कि आप कितने साल से बांग्लादेश में ढाका में थी, तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान बनने से लेकर ढाका में थी। उन्होंने वहाँ उन खातून से कुछ और लोगों से पूछा आपको बंगाली आती है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें बंगाली नहीं आती है। अभी नुसरत साहब आपने जो कहा सेशन शुरू हजारों साल पुरानी ज़बान जिस ज़मीन पर बोली जा रही है, जो आप कह रहे थे, उस लिटरेचर को आपने नहीं पढ़ा। अब दूसरे यहाँ उर्दू से पाकिस्तान बनने से पहले थी। हम इस सेशन के अख्ताम का ऐलान करते हैं।